बता दें दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर, नंदीग्राम में वोटों की गिनती एक बार दोबारा शुरू हो चुकी है। देखिए, इससे पहले सर्वर डाउन हुआ था और उसके बाद ये खबर मिल रही है कि वोटों की जो गिनती है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जो नतीजे सामने आए उसके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जीत हासिल कर चुके हैं। लगातार जितनी चरण में भी काउंटिंग हुई है उसमें हमने देखा है कि बहुत तेजी से उलटफेर हुआ है। कुछ राउंड्स में शुभेंदु अधिकारी आगे चलते हुए नजर आए, कुछ राउंड्स में ममता बनर्जी आगे चलती हुई नजर आई। अचानक से 8,000 वोटों का फासला ममता बनर्जी ने तय किया और सिर्फ 6 वोटों के फासले से वो पीछे हो गई। तो लगातार जो हमने देखा नेक टू नेक फाइट, कड़ा मुकाबला नंदीग्राम सीट पर देखने को मिला और अभी जो फिलहाल नतीजे सामने आए उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं नंदीग्राम सीट से। लेकिन जो बड़ी अपडेट मिल रही है, नंदीग्राम में वोटों की गिनती दोबारा शुरू हुई है और दीपिका आप देखना होगा कि इस बार गिनती दोबारा हो रही है तो क्या नतीजे होंगे। बिल्कुल मल्लिका, ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से नतीजों में हम बड़ा उलटफेर देखेंगे, क्योंकि ये मांग टीएमसी की तरफ से की गई है। वो चाहते हैं कि नंदीग्राम सीट की ऑफिशियली यहां पर एक बार फिर से काउंटिंग हो। इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे, नंदीग्राम के नतीजों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी टीएमसी आगे तो कभी बीजेपी आगे। अब टीएमसी की तरफ से ये मांग की गई है कि एक बार फिर से गिनती हो। तो रमन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रमन, नंदीग्राम की सीट जितनी दिलचस्प थी उसके नतीजे उससे भी ज्यादा अब दिलचस्प नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल नंदीग्राम बेहद ही इस वक्त हॉट सीट हमेशा से चुनाव में बन गई थी और नंदीग्राम की ये लड़ाई आज की नहीं है। 2007 से ही ये नंदीग्राम की लड़ाई थी और नंदीग्राम वही जगह थी जहां से दीदी ने जो लाल का गढ़ था, जो कि लेफ्ट का लाल गढ़ था, उसे ढहाने की कोशिश की थी, पहल की थी। 2007 के बाद से वो शुभेंदु अधिकारी थे, जो अधिकारी परिवार था जिन्होंने टीएमसी की जमीन वहां पर तैयार की, जिन्होंने टीएमसी का कैडर वहां खड़ा किया। और नंदीग्राम ही वो जगह थी जहां से दीदी ने निकलकर कोलकाता या पश्चिम बंगाल की सत्ता पर अपना झंडा लहराया था। जो लेफ्ट का गढ़ था उसे सेंध लगाई थी, 34 साल का शासन खत्म किया था। और वही नंदीग्राम एक बार फिर से इस बार भी चुनाव की जंग बना, जहां पर दीदी अपनी परंपरागत भवानीपुर की सीट पहुंचकर वहां पर पहुंच गई लड़ने के लिए। और जो इक्वेशन थे, वो जो समीकरण थे, वो उस टाइम इस वक्त इस तरह से समझे जा रहे थे, क्योंकि भवानीपुर जो जगह है वहां पर पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अपना कैंडिडेट जिताने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो उन्हें यह लगा कि नंदीग्राम एक ऐसी जगह है जो कि सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल के सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ वो वहां से आंदोलन की जमीन से निकली है और इसलिए 30% जो एक वोट बैंक था वो उनके पास था। और उसके बाद जब वो वहां पहुंचती हैं तो उसके बाद वो लगातार भाषण देती हैं और जब पहला मंच होता है तो उसमें कहती हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मेरे साथ हिंदुत्व को लेकर कोई भी प्रतिस्पर्धा ना करे। वो चंडी पाठ भी वहां पर करती हैं और उस भाग को खत्म करने के बाद वो सीधा वहां से जाती हैं और जो मंदिर है, माता का मंदिर है, वहां पर दर्शन करती हैं। इसके बाद वो जो राम जानकी का मंदिर है वहां पर भी जाकर माथा टेकती हैं। लेकिन उनके सामने शुभेंदु अधिकारी थे और जब हम लगातार नंदीग्राम में थे तो ये एक डिवाइड साफ तौर पर दिख रहा था, क्योंकि जो वोट बैंक था, जो कैडर बैंक था, वो आप साफ साफ देख सकते थे कि कुछ पॉकेट्स हैं वो पूरी तरह से ममता दीदी के साथ हैं, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी दीदी के साथ नहीं थे, वो शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। रमन आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, ये जो नंदीग्राम में वोटों की गिनती दोबारा शुरू हो रही है, इसके मायने क्या है? क्योंकि जिसकी इस सीट से हार हुई है वो खुद आकर सामने से कह चुकी है कि मैं अपनी हार स्वीकारती हूं। उसके बाद क्या वजह रही होगी कि अचानक से वोटों की गिनती दोबारा शुरू हो रही है? देखिए, दोबारा जो भी कैंडिडेट होता है, जो क्योंकि कैंडिडेट वहां पर है नहीं, तो जो भी उसका प्रतिनिधि वहां पर होता है वो इस तरह की मांग कर सकता है। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने मांग की थी कि जब उन्हें लगता है कि अगर कि इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है तो दोबारा से आप रिकाउंटिंग के लिए जो भी पीठासीन अधिकारी होता है उससे बोल सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा तभी होता है कि जब अंतर जीत का बहुत कम हो, जैसे कि इस तरफ भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो हार जीत का अंतर था वो बहुत कम था, कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 600 और एक वक्त तो आपने देखा कि 6 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। तो जब भी इस तरह का मामला होता है तो दोनों ही कैंडिडेट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि एक बार रिकाउंटिंग की जाए। तो एक बार शुभेंदु अधिकारी ने ये करके देखा कि उसे रिकाउंटिंग करके उन्हें लगा कि जो काउंटिंग हुई है उसमें गड़बड़ हुई है। तो उसी की तरह ये भी दूसरी जो पार्टी है या फिर दूसरा जो कैंडिडेट है उसका भी अधिकार बनता है कि वो भी रिकाउंटिंग के लिए कह सकता है। और अगर उसके बाद भी जो आता है तो वो फैसला तय होगा कि भाई कोई इस वोट से कितने वोट से जीता है या फिर हारा है। तो जब भी इस तरह के जो नेक टू नेक फाइट होती है और जब इस तरह का मामला फंसता है तो रिकाउंटिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो शायद इसीलिए, क्योंकि बहुत कम मार्जिन है, जो जीत हार का अंतर था लगभग बहुत कम था, जो मार्जिन था बहुत कम था, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को लगता है, दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों को लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो गया है या फिर काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसीलिए श्योर होने के लिए, इसीलिए इसको पुख्ता करने के लिए दोबारा से वो रिकाउंटिंग की मांग की जाती है और इसीलिए शायद दोबारा से एक बार फिर रिकाउंटिंग की जा रही है।
जी बिल्कुल रमन, और देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी हो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, नंदीग्राम की सीट के नतीजों को लेकर के अगर किसी की बौखलाहट सामने आ रही है तो वो लाजमी है, क्योंकि दोनों ही नेताओं की सख्त दांव पर थी इस सीट में। वोटिंग की गिनती एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन कितना वक्त लग सकता है और नतीजे आने में? देखिए, इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे ये रिकाउंटिंग का प्रोसेस खत्म होगा तो उसके बाद ये नतीजे सामने आएंगे। उसके बाद जो भी पीठासीन अधिकारी होगा वो उसकी घोषणा कर देगा कि ये जो रिकाउंटिंग के बाद का है, ये इसके नतीजे सामने आ गए हैं। तो शायद 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में आपको इसका पूरा जो अंतिम फैसला है वो रिकाउंटिंग के बाद का सबके सामने आ जाएगा, और फिर शायद पता लग जाएगा कि ये जो पूरा का पूरा कौन इसमें जीता है, कौन इसमें हारा है। हालांकि मार्जिन बहुत कम है जीत हार का, जैसे हमने पहले भी देखा कि 1622 वोट से शुभेंदु अधिकारी को जीता हुआ। रमन आपको रोक रही हूँ, दिलीप घोष कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुना देते हैं। विपक्ष के रूप में हमको भूमिका निभाने के लिए मौका दिया है। जैसे ममता बनर्जी जीतने की खबर आई, वो आज व्हील चेयर से उठ के सबके सामने आके संबोधित किया, क्या कहेंगे? मैं बोला था 2 तारीख के बाद वो खड़ी हो जाएंगी और 99 भी छोड़ देंगे और व्हील चेयर भी छोड़ देंगे। मेरी बात को उन्होंने ठीक साबित कर दिया। आगे क्या रणनीति रहेगा सर बंगाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, मैं तो संगठन करता हूँ, आगे भी करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी है। हमारी जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं, एक दल के रूप में विधानसभा में विपक्ष का जो भूमिका होता है उसको अच्छा से निभाएंगे, लोगों का जो आदेश है उसको पालन करेंगे और एक अच्छा उदाहरण हम पेश करेंगे विपक्ष के रूप में। बहुत सारे जो एमपीज हैं और जो सर स्टार कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों ने इस बार चुनाव में उतारा था, कहीं ना कहीं वो भी पीछे रह गए हैं सर, क्या कारण है? क्या नहीं, बहुत लोगों ने हारे हैं, उसमें वो भी हैं, तो इसका हम देखेंगे कारण क्या है आगे। विरोधी दल नेता कौन होगा सर? वो तो विरोधी जो विधायक दल है वो तय करेंगे। क्या कहेंगे जनता को, जो मार्जिन आपको अभी तक मिला है? जनता जनार्दन जिंदाबाद। उन्होंने हमको इतना आगे किया है, इतना वोट दिया है, समर्थन जरूर किया है। मुझे लगता है कि हमारा योजना में कहीं कमी है, परिश्रम और थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। आगे वो हम करके उनका इच्छा को हम पूरा करेंगे। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को, जो साफ तौर पे ये बात स्वीकार रहे हैं कि योजना में हमारी तरफ से कुछ कमी रही है और हम कोशिश करेंगे कि हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़े रहे, क्योंकि लगातार देखिए जो हमने देखा, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बंक की जंग में लगाई है। कोई ऐसा उनका बड़ा फायरब्रांड नेता नहीं था जिसने कैंपेनिंग ना की हो, जो लगातार रोड शोज या रैलियों के लिए ना पहुंचे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्यों ना हो, अमित शाह क्यों ना हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो। तमाम लोग यहाँ पर जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो पहुंचे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी रही है, योजना में कमी रही है, जिस बात को खुद स्वीकार रहे हैं दिलीप घोष। तो देखिए बीजेपी के तमाम नेता ग्राउंड पर उतर करके बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, और रमन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रमन देखिए, आप तो लगातार ग्राउंड पे रहे, वोटिंग शुरू होने से पहले आप वहां बंगाल पहुंच गए थे, वहां की जमीन, और आपने बताया भी साइलेंट वोटर्स का कुछ भी कहना अभी नामुमकिन है, लेकिन देखिए अब जो नतीजे सामने आए हैं वो पूरे के पूरे टीएमसी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहां कमी रह गई बीजेपी की तरफ से? बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, स्टार प्रचारक से लेकर के टीएमसी के बड़े नेता तक बीजेपी के खेमे में आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात शायद मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट चुनने में हुई है, तो कई जगह कैंडिडेट चुनने में भी गलती हुई है। कई जगह आपने टीएमसी के उन लोगों को वोट दिया, टिकट दिया जो कि छोड़कर आए थे। दूसरी सबसे बात, कई बार आपने देखा था कि जब टिकट बंट गए तो उसमें से कुछ कैंडिडेट ने कहा कि हमने तो टिकट मांगा ही नहीं, आपने हमें फिर भी टिकट दे दिया। तो यानी कहीं थोड़ी सी गलती उनकी प्लानिंग में जरूर रही, क्योंकि उन्होंने एक एक सीट पर कुछ इस तरह के कैंडिडेट उतारे जाने चाहिए थे जो कि जिताऊ कैंडिडेट होते हैं, और शायद उसके लिए थोड़ी सी तैयारी उनकी कहीं ना कहीं कम पड़ गई, जिसकी बात दिलीप घोष खुद भी कह रहे थे कि हमें थोड़ी योजना और बनानी चाहिए थी और अच्छी योजना के साथ मैदान में उतरना चाहिए था। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2019 के जो चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी यहाँ पर अपना जो वोट शेयर था वो बढ़ाया था, अपनी जो जीत का मार्जिन था वो काफी बढ़ा लिया था। उसके बाद आपने देखा, जो मैं कैंडिडेट की बात कर रहा था, क्योंकि कई सीट पर जो आपके जीते हुए लोकसभा के उम्मीदवार थे, चाहे बाबुल सुप्रियो हो या फिर बाकी लोग हो, उन्हें आपको मैदान में उतारना पड़ा था। तीसरी सबसे बड़ी बात, शायद जनता को पूरी तरह से समझाने में वो कामयाब नहीं हो पाए कि वो ममता दीदी से बेहतर विकल्प इस वक्त यहां पर हैं, और ममता दीदी इस बात को समझाने में अच्छी तरह से कामयाब हो पाई कि बाहरी और बंगाली में अगर चुनना है तो उन्हें बंगाल की बेटी को चुनना है। और ममता दीदी की जो पूरी स्ट्रेटेजी थी, जो ममता दीदी का जो पूरा चुनाव कैंपेन था, वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। आपने देखा होगा, बंगाल की बेटी को लेकर उन्होंने अपना कैंपेन पूरा का पूरा तैयार किया। रमन रोक रही हूँ आपको, सरफराज सैफी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। सैफी, क्या बड़ी खबर?
देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम में जो वोटिंग हुई है, जो उसकी रिकाउंटिंग हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आधे घंटे में नंदीग्राम पर फैसला आ सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। वीपीपीएट की मशीन की रसीद की जांच चल रही है और 5% रसीद की जांच एक जरूरी प्रक्रिया है। रसीद की जांच होने के बाद ही नतीजों का ऐलान होगा, यानी अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि लगातार नंदीग्राम को लेकर कई तरह की खबर हो रही थी। पहले आप सुबह से देख रहे हैं कि कभी शुभेंदु अधिकारी आगे चले जाते हैं, कभी ममता बनर्जी आगे चली जाती हैं, कभी ममता बनर्जी की जीत की बात होती है, कभी शुभेंदु अधिकारी की जीत की बात होती है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, 5% रसीद की इस वक्त जांच चल रही है और जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि वहां से कौन जीता है, कौन हारा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन ममता बनर्जी से जब सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि नंदीग्राम में जिस तरीके से हार की खबर चली है, उसके खिलाफ वो कोर्ट का रुख करेंगी। उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग की जो मीटिंग्स थी यहां पर शुरू हो गई हल्दिया में, और मीटिंग इस वक्त उनके बीच चल रही है। उसके बाद में यह फैसला लिया गया कि 5% जो रसीद है उनकी दोबारा से जांच होगी। उसके बाद फैसला होगा कि नंदीग्राम से कौन जीता है, कौन हारा है। बाकी सैफी, ये एक अहम जानकारी दर्शकों के लिए बता दें, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन जीता है नंदीग्राम सीट से, क्योंकि लगातार सस्पेंस बना हुआ है। सैफी, आपने बहुत लंबा वक्त बंगाल में बिताया है, कवर किए हैं आपने बंगाल इलेक्शंस, तमाम रैलियां भी आपने कवर की हैं। मैं रोक लूंगा। देखिए, ममता बनर्जी जी सैफी, देखिए, ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर गई थी, वो वापस आ गई और उनके साथ में उनके परिवार के जो लोग थे वो गई हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अपने घर से निकलकर ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर गई थी। सामने ही 1 किलोमीटर की दूरी पर उनके कालीघाट मंदिर है। वहां से वो पूजा अर्चना के बाद वापस अपने घर में वो दाखिल हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपने दर्शकों को बता दें कि जो ममता बनर्जी यहां से गई थी मंदिर, वापस अपने घर में वो पहुंच गई हैं। जी सैफी, तो ममता बनर्जी घर वापस पहुंच गई और यकीनन उनकी भी नजरें टिकी होंगी कि आखिरकार नतीजा क्या होता है। हालांकि एक बार हार स्वीकार चुकी हैं अपनी। सैफी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आपने लंबा वक्त बंगाल में बिताया है, इलेक्शंस आपने कवर किए हैं, रोड शोज, रैलियां, हर तरह की तैयारियां आपने वहां देखी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है, कितना अच्छा कितना बुरा, और जो जीत हासिल नहीं कर पाई जिसका दावा बीजेपी कर रही थी, उसकी वजह? देखिए, बीजेपी को कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी को सिर्फ यहां पर फायदा हुआ है, और फायदा हर लिहाज से हुआ है, क्योंकि 2019 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बीजेपी ने यहां से जीते हैं, 18 सीटों पर उन्होंने काबिज किया है। उसके बाद से उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में उनके एमपी हैं, उस इलाके में ज्यादातर ये सीट जीती गई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि 3 सीटों से वो 80 सीटों तक पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मेहनत की है, और उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का हुआ है। और जो अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी साहब जो बनाकर अपना यहां पर प्लान कर रहे थे, वो फेल हो गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी को कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। ममता बनर्जी का यहां पर फायदा हुआ है, एक इसलिए जो उनके साथ के जो बड़े कद्दावर नेता था, लगातार जो बूथ से लेकर तमाम चीज की रणनीति में शामिल थे। सरफराज, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। रमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस वक्त रमन के पास एक बड़ी खबर है।